हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, सॉल्व असाइनमेंट के एक और शानदार वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MPS 004 का सॉल्व असाइनमेंट जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो इस वीडियो की मदद से आप अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और इस असाइनमेंट्स का कंटेंट आपको इस प्रकार का दिया जा रहा है ताकि आप मोर देन 90% मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं PS स्टडी सेंटर। इसी तरह से इग्नू रिलेटेड अपडेट, सॉल्व असाइनमेंट के वीडियोस और एग्जाम नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस असाइनमेंट्स के कुछ डिटेल्स को, उसके बाद देखेंगे इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को। तो सब्जेक्ट कोड होगा आपका MPS 004, सब्जेक्ट नेम है तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियां और हिंदी मीडियम का ये असाइनमेंट है। सेशन और सबमिशन डेट को भी समझ ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि हमने इस टाइम एडमिशन लिया था तो कब असाइनमेंट सबमिट करना है, इस टाइम लिया है तो कब सबमिट करना है। तो सबसे पहले मैं आपके इसी डाउट को क्लियर कर देता हूं। तो अगर आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो इस असाइनमेंट्स को आपको 30 मार्च 2023 तक अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करना है। और अगर आपका सेशन जनवरी 2023 है तो इसे आपको 30 अक्टूबर 2023 तक सबमिट करना है। सेशन को आप अपने एडमिशन स्लिप पे चेक कर सकते हैं, वहां आपका सेशन मेंशन होगा, या इग्नू की वेबसाइट पे भी लॉगिन करके देख सकते हैं। इस डेट में आगे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन की डेट को कम से कम 2 से 3 बार जरूर एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन आप कोशिश करें जो आपको फर्स्ट डेट दी गई है उसी के दौरान सबमिट करें। और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है ताकि आप हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली इग्नू के डिफरेंट सर्विसेज का पे करके आप उनको प्राप्त कर सकें। अगर आप किसी भी कोर्स के या इस MPS 4 के सॉल्व असाइनमेंट PDF को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें। अगर आपको हैंड रिटन हार्ड कॉपी ऑर्डर करना हो या एग्जाम्स के लिए नोट्स या फिर एग्जाम के लिए आपको हेल्प बुक की भी रिक्वायरमेंट हो तो भी आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन पेपर में सेशन आपका मेंशन है और यहाँ 2 भागों में कुल आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई 5 ही सॉल्व करने हैं। और 5 सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको सभी 5 एक ही सेक्शन से सॉल्व नहीं कर देने हैं। आपको कम से कम 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से जरूर करना है। इस प्रकार से आप चाहें तो भाग 1 से 2 क्वेश्चन कर लीजिए और भाग 2 से 3 क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर भाग 1 से ही 3 क्वेश्चन करें और भाग 2 से 2 क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ हम जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ये भी 5 सॉल्व हैं और ये 5 ना केवल असाइनमेंट के लिहाज से बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको इस PDF को परचेज करना हो तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें और ध्यान रहे केवल वही स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करें जिनको एक क्वालिटी कंटेंट मैटर करता हो। अदरवाइज आपको MPS के बहुत सारे असाइनमेंट्स मार्केट्स में मिल जाएंगे, आप उनको ले सकते हैं, उनसे भी आप अपना असाइनमेंट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको एक क्वालिटी कंटेंट की नीड हो केवल वही स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करे। और ये असाइनमेंट बिल्कुल फ्री नहीं है, इस असाइनमेंट्स को रेडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, इसलिए आप इसे पे करके ही प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, राष्ट्रवाद के प्रमुख सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ हमने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका प्रोवाइड की है, तो इसको आप जरूर लिखें। उसके बाद अगला हेडिंग आता है हमारा कि राष्ट्रवाद क्या है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपका जो सब हेडिंग है राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण। तो यहाँ जो डिफरेंट दृष्टिकोण है, सबसे पहला है आपका मानवतावादी दृष्टिकोण, फिर आता है आपका विस्तारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, अविभाज्य फांसीवादी दृष्टिकोण और राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण। इन सारे ही दृष्टिकोणों को यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या खुद से भी अगर आप अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो इन हेडिंग्स को एटलीस्ट नोट कर लीजिए और बुक की मदद से या हेल्प बुक की मदद से जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो उसकी हेल्प के द्वारा आप इस असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जहां आप MPS फर्स्ट ईयर के MPS 1 से लेकर 4 तक के सभी असाइनमेंट्स को देख सकते हैं। अब इस आंसर के बाद देखिए यहाँ पे इसका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन भी आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इसमें जो असाइनमेंट्स आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इनके आंसर की कंटेंट बहुत अच्छी मिलेगी आपको और वर्ड लिमिट बहुत अच्छी दी गई है। जो मार्केट में अदर्स असाइनमेंट्स अवेलेबल है वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पेपर में बोला गया है 500 वर्ड तो वहाँ आपको सॉल्यूशन मिलता है केवल
250 से लेकर 350 वर्ड्स में। तो पहले तो यही चीज़ आपको बहुत असाइनमेंट्स को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे देती है आपके, और जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। दूसरा देखिए कि कंटेंट भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कहीं से भी कुछ भी लिख दिया गया है और लिखा भी गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। एटलीस्ट उसको पढ़ के बनाना चाहिए था ताकि वो असाइनमेंट्स रिलेवेंट आंसर लगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे अगला है आपका कि राज्य के आंतरिक कार्य पद्धति पर वैश्वीकरण के प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ भी इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है और किस प्रकार से भूमंडलीकरण जो है राज्य के आंतरिक कार्यों पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसको आप बताएंगे। तो देखिए वैश्वीकरण जो है लोकतांत्रिक निर्णय करने में राज्यों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, संजातीय पुनरुत्थान को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा समकालीन समय में देखिए तो और भी बहुत सारी चुनौतियां दे रहा है कि जो नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके द्वारा राज्य को चुनौतियां मिल रही है, राज्य की शक्तियां कमज़ोर हो रही है, या फिर ये जो वैश्वीकरण के कारण जो है राज्य को क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। अगला आता है आपका विकासशील देशों पर बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव बताइए। तो विकासशील देश जिसे आप थर्ड वर्ल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप भारत को भी सम्मिलित करेंगे, और बहुराष्ट्रीय निगम जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनीज होती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको आपको बताना है। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद से एमएनसीज जो हैं बहुत ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाके अपना इन्वेस्टमेंट करने लगी, वहाँ पे रोजगार शुरू करने लग गई। और एमएनसीज क्या होता है उसको आप बताना है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जाके, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, कोलगेट आदि। तो ये सारी कंपनियां जो हैं अपने स्थापित देश के अलावा भी थर्ड वर्ल्ड में व्यापार कर रही हैं या अपनी वहाँ पे संस्थान को स्थापित कर रही है। और ये जो एमएनसीज हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मुख्यतः आप देखेंगे तो ये आपको अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, हॉलैंड, जर्मनी, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया की कंपनियां देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका देखिए दोनों तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, या दो विचारधाराएं इसमें आपको देखने को मिलेगी। पहला जो कि सकारात्मक पक्ष आपको बताएगा, दूसरा नकारात्मक पक्ष। तो बहुराष्ट्रीय निगमों का सकारात्मक पक्ष के तौर पे आप ये लिख सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जब विकासशील देशों में जाती है तो वहाँ पे उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर जनरेट करती है, ठीक है, और एक जो कुशल श्रमिक पैदा करती है, ठीक है, जो लिटरेट, जो एजुकेटेड लेबर है उनको डेवलप करती है और उनको स्किलफुल बनाती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज़ें लिख सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि लोगों को ये एक वेल बिहेवियर करने वाला बनाते हैं, ठीक है, ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या जो सकारात्मक विचारधारा के लोग हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम जो है विकासशील देशों में एक तो रोजगार के अवसर ला रही है, वहाँ पे स्किल लेबर को जनरेट कर रही है, लोगों को शिक्षित कर रही है, और वहाँ से कंपनियां आने के बाद उत्पादन के बेहतर साधन उत्पन्न हो पा रहे हैं, वहाँ पे मशीनरीज आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और इन सब की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव है तो इसमें आपको बताया गया है कि इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सबसे पहले तो देखिए इसका प्रभाव केवल विकासशील देशों पे नहीं पड़ता, बल्कि जो विकसित देश हैं उनके भी प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी की है, लेकिन ये व्यापार करने के लिए या उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए कहाँ जा रही है? विकासशील देशों में, जिसकी वजह से ये विकसित देश आरोप लगाते हैं कि उनके देशों में भी इससे रोजगार कम हो रहा है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ऐसे देशों में जाते हैं जहां पे सरकारें कुछ कमज़ोर हो, और अगर कमज़ोर नहीं भी हो तो भी किसी ना किसी तरीके से उनके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करते हैं। उसके बावजूद वहाँ पे संसाधनों का बहुत ज़्यादा ये दोहन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और जो लाभ होता है उसका अधिकतर भाग ये एमएनसीज खुद रख लेते हैं, और जो उनके वर्कर्स होते हैं बहुत कम पेमेंट पे उनको काम करवाते हैं। इसके अलावा जो है कहते हैं कि इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो केवल लाभ कमाना होता है, जिसके लिए ये संसाधनों का दोहन करते हैं और वहाँ के इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, और वहाँ ये असमानता को भी जन्म देते हैं। तो ये कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव है और इसका ये निष्कर्ष है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स लिया है हमने, इसमें दो क्वेश्चन है आपका, नागरिक समाज की ग्रामसी की अवधारणा और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की मार्क्सवादी अवधारणा। तो ग्रामसी जो है वो नागरिक समाज के बारे में क्या कहते हैं उसको बताएंगे, और मार्क्सवादी विचारधारा अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में तो उसको बताना है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या होता है और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की मार्क्सवादी अवधारणा क्या है,
उसको लिखेंगे। और यहाँ पे हमने इसके 3 पहलुओं को भी डिस्क्राइब किया है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। एक आपका अच्छा आंसर इससे आपका प्रेजेंट होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछता है आपकी राज्य निर्माण तथा राष्ट्रीय निर्माण और निर्जातीय के लिए प्रोत्साहन के रूप में सांस्कृतिक वंचन। तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का, जिसका मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें अक्सर एग्जाम्स में और असाइनमेंट्स में दोनों में ही देखने को मिल रहा है। और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि राज्य निर्माण क्या होता है और राष्ट्रीय निर्माण क्या होता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन खा भी देख सकते हैं, निर्जातीय को प्रोत्साहन करने के लिए सांस्कृतिक वंचन किस प्रकार से योगदान देता है, इसको आपको बताना है। और ये असाइनमेंट्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।